रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक की रीजनिंग। तो चलिए अब हम लोग रीजनिंग की दुनिया में गोता लगाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो प्रश्न की शुरुआत है वह सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न से शुरू करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस समय रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछा जा रहा है। लगभग हर सेट में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें एक आपके पास ये इतना बड़ा ऐसे भारी भरकम निर्देश दे दिया जाएगा और उसी पे आधारित 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपका रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इसमें एक ही क्वेश्चन लगा करके आप 4 नंबर पा सकते हैं। तो इसको आज हम लोग अच्छे से समझेंगे विथ कॉन्सेप्ट के साथ और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथियों मैं आपको बता दूं, सीटिंग अरेंजमेंट का जो प्रश्न होता है वो 3 टाइप का पूछा जाता है। एक हमारा होता है वृत्तीय क्रम व्यवस्था, एक टाइप हमारा वृत्तीय क्रम व्यवस्था यानी व्यक्तियों को गोले में बैठाया जाता है, और एक टाइप होता है आयताकार क्रम व्यवस्था। इसमें व्यक्तियों को आयत में या कभी कभी वर्ग में या षष्ठभुज अष्टभुज ऐसे करके दे दिया जाता है, बैठाया जाता है। और एक हमारा होता है रेखीय क्रम व्यवस्था। तो आज का जो हमारा टाइप है, स्टार्टिंग वाला पहला प्रश्न है, वो हमारा रेखीय व्यवस्था पर ही आधारित है। तो इसी से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग निर्देश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। साथियों इसमें लिखा है 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। दोस्तों इसमें उत्तर की बात की गई है, तो आपको पता है डायरेक्शन हमारा ये हमारा क्या होता है, दाहिनी तरफ हमारा ईस्ट होता है यानी पूर्व होता है, बाईं तरफ वेस्ट यानी पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ यानी हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे की तरफ दक्षिण अर्थात साउथ होता है। इसमें कह रहे 7 लोग हैं और उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, तुरंत पहला काम 7 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। इनका मुख किधर है, उत्तर की तरफ है। दोस्तों उत्तर की तरफ इनके मुख को कर देंगे। उत्तर की तरफ मुख करने से क्या हो जाएगा, आपके लिए दायां और बायां करने के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दाएं बाएं में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तर की तरफ मुख बना लेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस प्रश्न में डायरेक्शन का जिक्र न हुआ था, इस प्रश्न में है उत्तर का जिक्र, इसलिए हमने उत्तर को बना लिया, मुख उत्तर की तरफ कर लिया। लेकिन जिस प्रश्न में कभी कभी कोई प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा जिसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, व्यक्ति को उत्तर की तरफ ही बैठाना है। उत्तर की तरफ मुख करके बैठाने से आपको एक फायदा होगा दोस्तों, कि जो दाया और बाया का कॉन्सेप्ट होता है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर जिक्र नहीं है किसी दिशा का, तो आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि किसी भी दिशा में आप व्यक्ति को बैठा सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि व्यक्ति को क्या करें, उत्तर की तरफ बैठाएं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी। यानी क्वेश्चन को लगाते समय दाएं बाएं में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस साइड हमारा राइट होता है और इधर हमारा क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट होता है। अब हम लोग एक एक निर्देश को पढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें अब आगे कर केवल 2 व्यक्ति एफ और जी के बीच में बैठे हैं तथा जी बी के बाएं को दूसरा है। साथियों हम लोग एग्जाम में हड़बड़ी में क्या कर देते हैं कि हम लोग पहला ही कथन पढ़ते हैं और उसी से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती हमको नहीं करना है। हमको उस कथन से प्रश्न की शुरुआत करना है जो एकदम सीधा सीधा और जिसका स्थान एकदम फिक्स हो, यानी उसमें कोई दिक्कत हमको बैठाने में न हो। उस स्टेटमेंट से हम प्रश्न को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम, हम प्रश्न को पढ़ के ऐसे स्टेटमेंट को ढूंढेंगे। जैसे इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया बी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। दोस्तों इसमें अगर बी को अगर हम लोग बैठा दें तो इसको हटाया नहीं जा सकता। इसमें साफ साफ लिखा है बी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है, एकदम दाहिनी तरफ बी बैठा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम बी को बैठा देंगे। तो ऐसे ही कथन को हमको ढूंढना है जिसमें एकदम हमारा क्या हो, स्थान व्यक्ति का फिक्स हो, या फिर ऐसे कथन को ढूंढेंगे जिसमें ये लिखा हो बी एकदम दाईं तरफ बैठा है या बी एकदम बाईं तरफ। समझ में आया कि नहीं, एकदम दाईं तरफ बोला जा रहा हो या फिर एकदम बाईं तरफ, ऐसे कथन को आप पकड़ लीजिएगा। अब जिस कथन को आप बैठा देंगे, यानी जिस व्यक्ति को आप बैठा देंगे, अब उसी व्यक्ति को दूसरे कथन में ढूंढिए। हमको चेन बनाने की कोशिश करना है इस प्रश्न में। अगर चेन बनाना आप सीख गए इस टाइप के प्रश्नों में, तो ये प्रश्न आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। चेन कैसे बनेगी, चलिए अब ये हम लोग सीखते हैं। इसे बी को बैठा दिया, बी को ही ढूंढिए, बी कहाँ दिख रहा है दोस्तों।
तो बी आपको एक यहाँ पे दिख रहा है और एक आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो किसी भी कथन से हम शुरू कर सकते हैं, या तो इस बी को पकड़ लीजिए या फिर इस बी को पकड़ लीजिए, आपका चेन बनता चले जाएगा। तो देखते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं। कह रहा है ई जी और बी के ठीक बीच में बैठा है। कह रहा है ई जी और बी के ठीक बीच में, तो यहां पर ई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमको 3 व्यक्ति मिल गए। अब तीनों व्यक्ति को ढूंढिए, तीनों में से जो भी कोई एक व्यक्ति मिल जाए उसी को आप पकड़ लीजिए, आपका चयन बनता चला जाएगा। तीनों में से कोई, देखिए कोई मिल रहा है, यहाँ पे जी और बी दोनों मिल रहे हैं। चलिए इसी को देख लेते हैं। और कह रहा है जी बी के बाएं को दूसरा है। कह रहा है जी इसको कह रहा है बी के बाएं को दूसरा है। तो आप देख रहे हैं जी बी के बाएं को दूसरा ऑलरेडी है ही ये पहले से, यानी उस कथन का अब हमारे लिए महत्व नहीं रह गया, क्योंकि हम लोग उस सीक्वेंस में बैठा दिए हैं। अगर आपको दाएं और बाएं का अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, बी से पूछ रहा है तो बी के पास एक व्यक्ति बना दिया, ठीक, और उसका ये हाथ बना लिया हमने। अब हाथ बना लिए तो ये हमारा क्या होगा, राइट होता है, और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो जब भी कंफ्यूजन हो, एक आदमी बना करके हाथ उसका बना लीजिए। जो आपका दाया होगा वो इसका दाया हो जाएगा, जो आपका बाया होगा वो इसका बाया। तो कह रहे जी बी के बाएं को दूसरा है, तो बी का बाया बाया इधर होगा, तो 1 2 दूसरे नंबर पे जी को बैठा दिया। इसका भी काम खत्म हो गया, हम लोगों ने इसको भी देख लिया। अब चलिए दूसरा कोई कथन देखते हैं जिसमें ये वाला तीनों में से कोई एक हो। तो यहाँ पे देखिए जी दिख रहा है, यहाँ पे भी जी हमारा दिख रहा है। चलिए आगे इसको पढ़। केवल 2 व्यक्ति एफ और जी के बीच बैठे हैं। एफ और जी के बीच 2 व्यक्ति, तो जी के बीच में और एफ के बीच में 2 होना चाहिए। तो अब इधर ही हमको बढ़ना है, क्योंकि इधर तो हमारे लिए स्पेस है नहीं, तो इधर हमको बढ़ना है जी और एफ के बीच में 2। तो अगर हम एफ को यहाँ बैठा देते हैं तो जी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति, हम एक व्यक्ति यहाँ पे और एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा लेंगे आसानी से। ठीक, अब आगे चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा है डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ये एक लास्ट कथन बचा है, डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। हमको क्या करना है, डी को सी के बाईं ओर। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि हम पहले डी को बैठाएं कि सी को बैठाएं, तो इसके लिए साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जहां पर के शब्द आपको दिखाई दे, तो के शब्द के पहले जो व्यक्ति बैठा रहता है उसी को हमको बैठाना होता है, उसी के अगेंस्ट हमको दूसरे व्यक्ति को बैठाना होता है। ठीक, तो के शब्द हमारा के पहले क्या है, सी है, तो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर डी होना चाहिए। तो चलिए हमारे पास 3 प्लेस खाली, एक प्लेस हमारा ये खाली है, एक ये खाली और एक ये खाली है। तो सी तो यहाँ पे नहीं बैठा सकते, क्योंकि बायां जाना है, तो बायां का मतलब हमको इधर बढ़ना पड़ेगा, तो जगह है ही नहीं, इसलिए सी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। यानी सी या तो यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ पे, इन्हीं 2 स्थानों में से सी कहीं बैठेगा। तो अगर हम मान लेते सी को यहाँ बैठा देते हैं, तो बाईं तरफ हमको जाना है किसरा, बाएं को, बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो सी से अगर बायां तीसरा जाएंगे तो हमको इधर जाना पड़ेगा, इस साइड में जाना पड़ेगा। तो बायां तीसरा, तो एक स्थान ये हो जाएगा, एक स्थान ये, 2 ही स्थान, तीसरे स्थान के लिए जगह ही नहीं है। इसका मतलब सी हमारा यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो दोस्तों सी हमारा कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे सी बैठ जाएगा। तो सी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी को बैठा देंगे, सी हमारा यहाँ बैठ जाएगा। और सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कह रहा है डी है, तो बाईं ओर तीसरा, यानी हमको किधर जाना है, सी का बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हमारा लेफ्ट होगा, और इधर क्या होता है, राइट होता है। तो लेफ्ट जाएगा तीसरा, तो 1 2 और 3, यहाँ पे कौन है, डी है, डी को बैठा देंगे। देखिए 7 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति हम लोग बैठा चुके हैं, एक ही व्यक्ति बाकी है और एक प्लेस बाकी है। इसमें कौन सा व्यक्ति नहीं दिख रहा है हमको दोस्तों, ये ए वाला व्यक्ति इन 7 में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो जगह खाली, यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए को बैठा देंगे। तो बस हो गया। अब इसको देखिए हम लोगों ने बैठा लिया, तब हम क्या कर सकते हैं, अब कोई भी प्रश्न, यानी 4 प्रश्न इस पे आधारित है, अब चारों को हम इन्हीं के माध्यम से हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 हमारा दिया है दोस्तों, कह रहा है एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है, ए है, सी है और जी है। तो 3 व्यक्ति हैं हमारे एफ और ई के बीच। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आता है साथियों।
दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है। ठीक बीच की बात कर रहा है, क्योंकि प्रश्न में व्यक्तियों की संख्या 7 है, अर्थात विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे, 3 व्यक्ति इधर निकाल देंगे और 3 व्यक्ति हम लोग इधर निकाल देंगे, तो ठीक बीच का व्यक्ति हमको मिल जाएगा। यानी चौथा व्यक्ति जो होगा वही ठीक बीच में रहेगा। तो ठीक बीच में कौन बैठा है दोस्तों, ठीक बीच में कौन है, सी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित 4 में से उपरोक्त व्यवस्था में अपने बैठने के निश्चित आधार पर एक समूह का निर्माण करते हैं, कौन इस समूह में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, तो चारों में आपको पहले रिलेशन पता करना होगा दोस्तों। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको चेक करना होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक ऑप्शन अलग होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कौन इस समूह में शामिल नहीं है, तो जो समूह में शामिल नहीं होगा उसी को हमको आंसर करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला दिया है ए और जी। अब इसको क्या करेंगे, ए और जी को ढूंढिए कहाँ है दोस्तों। ये रहा ए और ये रहा हमारा जी। तो ए और जी कह रहा है, तो ए से जी की स्थिति देख लीजिए। ए से जी की स्थिति क्या है, दाएं को दूसरा। ए दाएं को दूसरा यानी राइट से दूसरा है हमारा कौन, जी। किसके, ए के। तो देखते हैं क्या तीनों ऑप्शन में ऐसा रिलेशन हमारा मिल रहा है क्या। सी और ई में रिलेशन देख ले रहे हैं, सी और ई में। तो सी और ई ये रहा। तो सी देखिए दाएं से कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे। ये राइट से हमारा पहला जा रहा है, किसके राइट, सी के दाएं को दूसरा, सॉरी पहले नहीं दूसरे नंबर पे। सी दाएं से दूसरे नंबर, सी के दाएं दूसरे नंबर पे कौन है, ई है, यानी दाएं से दूसरा है। यहां पर भी राइट टू था और यहां पे भी राइट से दूसरा है, ठीक। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, डी और ए। डी ए, तो डी हमारा ये है, ए हमारा ये रहा। तो डी को चेक कर लेते हैं। डी को अगर देखा जाए तो ये भी दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, ए। डी के दाएं दूसरे स्थान पर ए है, यानी 3 तो हमारे सेम दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे भी राइट से 2, राइट से 2, राइट से 2 आ रहा है। अब इसका मतलब यही वाला आंसर हमारा सही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। ए और एफ, ए और एफ की बात कर रहा है। तो ए हमारा ये रहा, ये हमारा ए ये है। तो एफ में इसका जो रिलेशन है ये बाएं से पहले नंबर पर है। ये क्या है, यहाँ पे हमारा क्या रहा, लेफ्ट से पहले नंबर पे। तो 3 तो एक जैसे दिख रहे हैं। R2 यानी दाएं से दूसरे थे, ये भी दाएं से दूसरा था, ये भी दाएं से दूसरा था। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ए और एफ का जो रिलेशन आ रहा है, तो ए के बाएं को दूसरा एफ है, यही हमारा क्या है, इस समूह में शामिल नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए एफ, और यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए के संदर्भ में ई का स्थान क्या है। अर्थात आपको ए से ई की स्थिति देखना है कि ए से ई किस नंबर पे, दाएं से कितने नंबर पे, 5वें, 6वें, दूसरे, तीसरे, या बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए के संदर्भ में दोस्तों ए से ई की स्थिति देखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए को बना लेंगे, यानी टारगेट कर लेंगे। टारगेट करने के बाद दाएं बाएं नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत हाथ बना लीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। जो आपका दायां होगा वो इसका दायां हो जाएगा, जो आपका बायां होगा दोस्तों इसका बायां हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए दाएं और बाएं के लिए, संसार में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका कोई अपना दायां बायां नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अपना दायां बायां समझेंगे, यानी जो आपका दायां वो इसका दायां, जो आपका बायां वो उसका दायां बायां, ठीक। तो ए से ई की स्थिति देखना है, ए ये रहा और ई हमारा ये रहा। तो ए से अगर हम देखें तो ये देखिए दाएं तरफ है, दायां हाथ हमारा इधर है। दाएं से कितने नंबर पे जा रहा है दोस्तों, 1, 2 और 3, अर्थात राइट से तीसरा नंबर हमारा है कौन, ए से ई। तो देखिए दाएं से तीसरा ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमको दिख रहा है, दाएं से तीसरा। तो ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो आशा करते हैं आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसका फॉलो करिएगा, अर्थात
प्रश्न की शुरुआत ऐसे स्टेटमेंट से करिएगा जो एकदम फिक्स हो, यानी जिसका स्थान फिक्स हो उसको आपको दोबारा हटाना न पड़े। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको इसी टाइप के मिलेंगे, पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर या पंक्ति के एकदम बाएं छोर पर, या फिर एकदम दाहिनी तरफ ए है या एकदम बाएं तरफ बी है। इस तरह की स्टेटमेंट अगर आपको दिखाई दे तो ऐसे ही प्रश्न से आपको स्टेटमेंट से शुरुआत करना है। कभी भी एक चीज और आप जान लीजिए, कभी भी बीच वाले कथन से आप प्रश्न की शुरुआत मत करिएगा दोस्त। बीच वाले से अगर आप करेंगे तो वहां पे घनचक्कर में पड़ जाएंगे। बीच नामे है तो यहीं से घनचक्कर में पड़ जाएगा। जैसे बोल दिया ए और बी के बीच में सी है, तो ए और बी के बीच में क्या है, सी है। एक स्थिति ये हो जाएगी और इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है, इसीलिए मैंने मना किया कि बीच वाले स्टेटमेंट को आपको नहीं टच करना है। ए और बी के बीच सी है तो बी को हम इधर कर दें, ए को इधर कर दें, तो यहाँ पे भी देखिए सी ए और बी के बीच में है, यहाँ पर भी सी ए और बी के बीच में पॉसिबिलिटी दो हो जाती है। इसीलिए हमको क्या करनी चाहिए कि बीच वाले कथन को आप इग्नोर कर दीजिए, बीच वाले कथन से कभी प्रश्न की शुरुआत मत करिए, नहीं तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा, प्रश्न लगाने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता है आप परेशान हो जाएं और प्रश्न लगे भी ना, उलझन हो जाएगी आपको। तो इसलिए बीच वाले कथन से आपको शुरुआत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने दो डायग्राम दिया हुआ है। एक डायग्राम ऐसा है जिसमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो दोस्तों अगर हम इन फिगर पे ध्यान दें, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, 16, 9 और 25, ये किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। तो चलिए क्या हम देखते हैं इसके साथ कुछ ऐसा गुणा गणित कर दिया जाए कि ये बीच वाली संख्या अगर हमको मिल जाएगी, तो यही चीज लॉजिक हम क्या करेंगे, दूसरे फिगर के साथ लगा देंगे। क्यों ऐसा सोचेंगे, क्योंकि देखिए पहले फिगर में भी ये वर्ग ही दिया है और दूसरे फिगर में भी देखा जाए तो ये वर्ग वाली ही संख्या दिख रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ग वाली ही लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का होता है। 16 किसका वर्ग है, 4 का है। और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का होता है। और 25 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 5 का होता है। तो इनको अगर जोड़ के देख लेते हैं, अगर हमारा 14 आ रहा है तो यही चीज इसके साथ कर देंगे, इस फिगर के साथ। तो 2 और 4 6, 6 3 9, 9 5 14। तो जी हाँ, लॉजिक हमारी एकदम परफेक्ट है। तो यही लॉजिक हम क्या करेंगे, इस फिगर में भी हम लगा देंगे। तो 9 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। और 1 किसका वर्ग होता है, 1 का। तो इसको जोड़ करके देख लेते हैं क्या ऐसा विकल्प हमारे पास है। तो 3 और 7 10, 10 6 16 और 1 17। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको दिख रहा है 17, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। दोस्तों आपको यहाँ पे मैं एक सलाह देना चाहूंगा, यदि आप किसी एग्जाम हॉल में हो और आपसे सीरीज का क्वेश्चन वहां पूछा गया है, तो अगर आपका वहां पे टाइम 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को क्या करिए, हाईलाइट करके आगे बढ़ जाइए, बाद में उसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके कई क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसलिए हमको ये वाला काम नहीं करना है कि 1 मिनट से ज्यादा का टाइम वहां पर दे। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए बी का भाई है। तो चलिए डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। हमने आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में, कि डायग्राम आपको कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना है, कोई फैमिली ट्री वगैरह नहीं बनेगी, बस आपको क्या डायग्राम ऐसा बनाएगा कि ये गोल राउंड में आपका बनाना है, और मेल फीमेल को आप डिफाइन करते चलिएगा साथ में। ए बी का भाई है, ए को क्या बोला गया है, किसका भाई है दोस्तों, बी का भाई है। ए बी का भाई है, लिख लेंगे ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, सेम इसी तरह करना एग्जाम हॉल में आपको। भाई है तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। सी बी की बहन है, सी को क्या कहा गया है, बी की बहन है, तो सी की तरफ एरो लगाएंगे, ये इसकी क्या है, बहन है। बहन है तो मेल होगा कि फीमेल दोस्तों, फीमेल हो जाएगी। ठीक, आपका डी ए का भाई है, डी ए का भाई कह रहा है, तो ए से एरो बनाएंगे, किसके लिए, डी के लिए। और ये क्या कह रहा है, भाई है, भाई है। तो भाई है तो बताइए डी मेल होगा कि फीमेल, मेल हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है तो बी का डी से क्या संबंध है। हमने बताया है जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि किसका रिलेशन बताना है, बी का डी से बताना है कि डी का बी से बताना है, तो आपको एक काम करना है, से शब्द के पास ढूंढिएगा कि आपको से शब्द कहाँ मिल रहा है। तो से शब्द से आपको किधर जाना होता है,
का की तरफ, से का की तरफ आपको चलना होता है। तो से के पास कौन है? डी। डी से हमको चलना है किसके पास दोस्तों? बी के पास, क्योंकि बी के पास का है तो डी से हम बढ़ेंगे क्या? बी के पास। यही आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। बताइए बी डी का क्या लगेगा। दोस्तों आप आपस में देखा जाए तो ये सब क्या भाई बहन ही है, लेकिन बी के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है, क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। तो इस प्रकार बी इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाई या बहन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। दोस्तों एक आपके सामने प्रश्न आकृति है और इस प्रश्न आकृति को 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग ऐसा है जहां पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है यहाँ पे कौन सी आकृति होगी। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। इसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर आपका एक चैप्टर कंफर्म है वाटर और मिरर इमेज, तो इसमें आप प्रश्नों को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए ऑप्शन को देख करके आप आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, वाटर इमेज या मिरर इमेज का। वाटर इमेज में आपको कंफर्म है कि कॉन्सेप्ट वाटर इमेज में क्या होता है, फिगर ऊपर से नीचे, यानी अगर कोई फिगर यहाँ पे बना है तो उसका डायग्राम कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, या फिर नीचे से क्या हो जाता है दोस्तों? ऊपर हो जाता है। अर्थात जो चीज आपको ऊपर, जैसे मान लेते हैं ये बिंदी यहाँ पर है ऊपर, तो जब हम इसको वाटर में देखेंगे तो ये बिंदी कहाँ आ जाएगी? ये नीचे आ जाएगी। बस इसमें कुछ नहीं होता है, बस ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चीजें क्या हो जाती हैं? अपोजिट हो जाती है, या तो नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे ऐसे पलट जाती हैं वाटर इमेज में। ये हमारा वाटर इमेज है। और मिरर इमेज में क्या होता है दोस्तों? मिरर इमेज में हमारा होता है कि चीजें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट या राइट से किधर हो जाती है दोस्तों? लेफ्ट। इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु का डायरेक्शन बदल जाता है, अर्थात जो चीज दाहिनी तरफ है वो किधर चली जाएगी? बाईं तरफ चली जाती है। जैसे इसमें फिगर यहाँ पर है तो ये फिगर हमारा किधर, ये देख रहा होगा आपके दाहिनी तरफ, ये आपका डॉट है, तो ये किधर चला जाएगा? बाईं तरफ चला जाएगा। तो मिरर इमेज में होता है चीजें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो जाती हैं, और वाटर इमेज में क्या होता है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। इसी तरह हम लोग इस वाले प्रश्न को करते हैं। जब भी कोई आपको आकृति पूर्ति से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको चीजों को क्या करना है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर हम इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या करें? ऊपर से नीचे कर दें, या फिर ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसको क्या करें? हम दाएं से बाएं कर दें, हमारा आंसर मिल जाएगा। बस आपको क्लियर होना चाहिए, जब भी आप नॉन वर्बल आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपकी नजर एकदम पैनी नजर होनी चाहिए, एकदम क्वेश्चन पे आपका ध्यान होना चाहिए। कोई भी आकृति को मिस नहीं करना है। अगर कोई छोटी सी भी रेखा है तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों किताबों में इस टाइप के क्वेश्चन में काफी मिसप्रिंट मिलता है, लेकिन एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा वहां पे मिसप्रिंट नहीं रहता है। तो इसलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देख के ही आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं, अगर इस त्रिभुज की केवल बात करें दोस्तों, अगर इसको हम इधर यानी लेफ्ट साइड में अगर ले जाएंगे तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सटीक बैठ रहा है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें त्रिभुज ये लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो एक तो ये वाला ऑप्शन है, ए में दिख रहा है, बी वाला में तो नहीं दिख रहा है, ऊपर है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक, सी में दिख रहा है थोड़ा सा, और डी में देखिए, डी में भी त्रिभुज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये इस साइड में दिख रहा है, तो डी वाला भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब सी वाला क्यों कैंसिल होगा इसको देखते हैं। सी में अगर हम देखें दोस्तों तो ये हमारा, ये यहाँ से लेकर के ये पूरी रेखा यहाँ तक है, ठीक। लेकिन इस वाले में आप देखिए क्या, ये वाली जो रेखा है, ये हमारी रेखा क्या है, गायब है, तो इसलिए ये सी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 ऑप्शन कैंसिल, अर्थात ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक। अब ये क्या होगा, ये पूरी रेखा हमारी बनेगी, यहाँ पर आएगी, इस कोने में आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, वो लाइन हमारी ऐसी हो जाएगी जो आपको विकल्प में दिख रहा है, और ये वाली लाइन हमारी है, ये वाली जो लाइन है या ये वाली जो लाइन है, ये क्या करेगी हमारी, यहाँ से आएगी ऐसे, यानी ये लाइन अब इसी में बना लेते, ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, ये वाला फिगर हमारा, ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और जो त्रिभुज है हमारा दोस्तों,
ये त्रिभुज हमारा ऐसे बनेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में एकदम करेक्ट दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, वाटर और मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से इस प्रश्न को आपको हल कर लेना है। अगर ऊपर वाले फिगर से आप तुलना कर रहे हैं तो ऊपर वाले फिगर को आप क्या करेंगे, नीचे पलट के देख लेंगे। अगर आप दाएं वाले फिगर को आप तुलना कर रहे हैं तो दाएं वालों क्या करेंगे, आप बाएं पलट करके देख लीजिएगा, आंसर आपका एकदम सटीक आएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। इसमें पूछा गया है, यदि एक कूट भाषा में मदर को NPUIFS लिखा जाता है तो जेनिथ को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जिस तरह हमने लिखा है उसी तरह आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, या फिर इसको इक्वल टू करके इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद लिख लेंगे। और बाद में लिखने के बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग। सबसे पहला काम कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है नंबरिंग करना। तो मैं आशा करता हूं आपको नंबरिंग याद है। अगर नहीं याद है तो मैं जब इस चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा फुल कॉन्सेप्ट वाला, तो मैं वहां पे नंबरिंग याद करने के तरीके आपको बता दूंगा, रूल कैसे कैसे हैं, कैसे उनको हमको याद करना है। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको नंबरिंग याद है। तो दोस्तों एम का कितना होता है 13, ओ का कितना होता है 15, टी का कितना होता है 20, एच का कितना होता है 8, ई का 5, आर का 18। इसी प्रकार इसकी भी नंबरिंग कर लेंगे। एन का कितना होता है 14, पी का कितना होता है 16, यू का कितना होता है 21, आई का 9, एफ 6 नंबर पे होता है और एस 19 नंबर पे होता है। नंबरिंग करने से ये फायदा होता है दोस्तों, इससे आपका क्वेश्चन 50% मान के चलिए आपका सॉल्व हो गया है। तो इसलिए आपको क्या करना, नंबरिंग पहला काम, और लॉजिक आपको समझ में आ जाएगी, तुरंत लॉजिक समझ में आती है नंबरिंग करने से। तो हम देखेंगे इन दोनों में अंतर कितना है। 13 है 14 हो गया +1 का, 15 से 16 हो गया +1 हो गया, 20 से 21 हो गया +1 हो गया, 8 से 9 हो गया +1 हो गया, 5 से 6 दिख रहा है यानी यहाँ पे भी +1 किया गया है, 18 से 19 हो गया यानी यहाँ पर भी +1, यानी +1 की जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है +1 की कोडिंग की गई है। इसी तरह हम जेनिथ में भी +1 करके अपना आंसर कर देंगे। तो जेड का कितना होता है 26, ई का कितना होता है 5, एन का कितना होता है 14, आई का कितना होता है 9, 20 का टी का कितना होता है 20, एच का कितना होता है 8। तो 26 में एक जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 ही लेटर होते हैं तो इसका मतलब फिर से शुरुआत हो जाएगी, यानी ए हो जाएगा +1 करेंगे तो 5 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा +1 करने से, और 14 में जब हम +1 करेंगे तो 15 नंबर पे क्या होता है दोस्तों ओ होता है, और 6 नंबर पे क्या होता है यहाँ पे एफ होगा, 6 नंबर पर एफ हो जाएगा। 9 है +1 कर देंगे, +1 कर देने से क्या हो जाएगा दोस्तों 9 में एक जोड़ देंगे 10 नंबर पे क्या होता है जे होता है। 20 में +1 कर देने से क्या हो जाएगा 21, और 21 नंबर पे यू होता है। 8 में +1 अगर हम कर देंगे दोस्तों तो हमारा 9 हो जाएगा, 9 नंबर पे क्या होता है आई होता है। तो AFOJUI यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, AFOJUI, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर एकदम सही है। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो आपको क्या करना है, पहला काम नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करने से आपका मान के चलिए 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि वहां से आपको लॉजिक तुरंत पकड़ में आएगी। तो इसलिए पहला काम आपको नंबरिंग करना है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा एनालॉजी से है। एनालॉजी हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था, लेकिन वो जो एनालॉजी थी वह एनालॉजी नॉन वर्बल की थी, लेकिन यहाँ पर हम वर्बल की एनालॉजी देखेंगे। इसमें आपको बताया था मैंने कि इसमें कौन कौन सी लॉजिक लगती है। हमको क्या करना होता है, पहले की तुलना दूसरे से, यानी पहले और दूसरे में जो संबंध होगा वही चीज तीसरे और चौथे में संबंध होता है। या फिर हमारी एक लॉजिक लगती है, पहले का क्या कर लेते हैं तीसरे से, तो वही चीज क्या कर लेंगे दूसरे से चौथे से कर लेते हैं। कभी कभी लॉजिक हमारी एक ये भी लग जाती है, दूसरे का तीसरे से तो पहले का चौथे से, ये भी लॉजिक। लेकिन अधिकांश जो लॉजिक हमारी ये पहली वाली लॉजिक लगती है दोस्तों, यानी पहले का जो दूसरे संबंध होगा वही चीज हम क्या कर लेंगे तीसरे का चौथे से कर लेंगे। तो हमको पता है अनुच्छेद और गद्य में क्या संबंध होता है दोस्तों। जिस प्रकार आपको पता है गद्य का जो भाग होता है उसको अनुच्छेद कहते हैं,
गद्य के जो भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, या फिर ऐसे समझ लगते हैं उसको, गद्य के अनुच्छेद होते हैं। गद्य का क्या होता है, अनुच्छेद होता है। उसी प्रकार दोस्तों छंद का क्या होता है, छंद का आपको पता है, छंद का हमारा पद्य होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पद्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत कर दिया है, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है, ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो बी में हमारा क्या हो जाएगा, पद्य, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पद्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन हमारा किसी संबंधित है, एनोलॉजी से ही संबंधित है। तो आपको पता है मोतियाबिंद और आंख में क्या संबंध है, उसी प्रकार निमोनिया का किससे संबंध होता है, ये हमको ज्ञात कर लेना है। तो आपको पता है जिस प्रकार मोतियाबिंद से आंख प्रभावित होता है, मोतियाबिंद से क्या प्रभावित होता है दोस्तों, आंख प्रभावित होता है, उसी प्रकार निमोनिया से बताइए क्या प्रभावित होता है। तो निमोनिया से दोस्तों आपको पता है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पर आपको जीएस का नॉलेज होना चाहिए। जितना जीएस का आप नॉलेज रखेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यही आपको सलाह दूंगा कि एनालॉजी चैप्टर को अगर आपको सही करना है तो आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है उसको अधिक से अधिक आप उसको रिवीजन करें, और पिछले साल के जो पेपर हैं उनका भी रिवीजन कर लें। तो आशा करते हैं आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छे से समझाऊं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, हर एग्जाम में काम देने वाले ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिला करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अधिक से अधिक कोशिश करिए कि वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।